हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार पर। आज हम साइंस की वर्कशीट 27 करने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो जानेंगे हम इस वर्कशीट में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्य करने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, ये तो रही साइंस वर्कशीट की बात। अगर आपने ईएमसी की वर्कशीट 5 कंप्लीट नहीं की तो आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं और ईएमसी वर्कशीट 6 भी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस साइंस वर्कशीट को। गोइकाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को फुसफुस में वायु का संचालन करती है। नाक वायु को गर्म और फिल्टर करता है। ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है, यानी ग्रसनी जो है वो वायु के लिए एक मार्ग प्रदान करती है जो श्वास नली की तरफ जाता है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद ये श्वास नली ग्रसनी से श्वसनी से जोड़ती है, यानी ग्रसनी को जो है वो श्वसनी से जोड़ देती है। उसके बाद उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं। फिर श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सिलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुसफुस तक पहुंचने के लिए फिल्टर करते हैं, यानी ये जो बाल होते हैं ये फिल्टर करते हैं, उस वायु को फिल्टर करते हैं फुसफुस तक पहुंचने से पहले। उसके बाद श्वसनी ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ये फुसफुस में प्रवेश करती है। इसके बाद सांस लेना और सांस छोड़ना, तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर के समय ही आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जब वह प्रणाली जहां श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है फुसफुस कहलाता है। श्वसन निकाय फुसफुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुसफुस की सतहों तक वायु में पहुंचाते हैं। कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल होता है जो श्वसनी से फुसफुस तक और अतः कुपिका कोश में पहुंचती है। कुपिका फुसफुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां जहां गैस या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। एलिवोली और कोशिकाओं के बीच गैसीय विनिमय, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके गैसीय विनिमय होता है। ऑक्सीजन जब लाल रक्त कोशिकाओं में फैलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस में फैलता है। फुसफुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी कि एक नेटवर्क होता है जो कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती है। फिर कोशिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, यानी कि उसका साइज बढ़ता जाता है, अकेले विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, यानी कि फिर जो विसरण प्रक्रिया है उसके द्वारा शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता। विसरण प्रक्रिया के द्वारा उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। उदाहरण के तौर पर मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज को भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उपास्थि वलय का क्या कार्य है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। दोस्तों आंसर नंबर 1 है उपास्थि वलय का कार्य श्वसन नली को संरचना प्रदान करना है और यह सांस लेते समय श्वसन नली को पिचकने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़े कोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो दोस्तों आंसर नंबर 2 है, बड़े बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन 2 कारकों द्वारा होता है। पहला है विसरण दाब, दूसरा है श्वसन वर्णक जैसे कि हीमोग्लोबिन, जो फुसफुस की वायु ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया को समझाइए। तो सांस लेते समय दोस्तों ऑक्सीजन युक्त वायु लेना यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। यहाँ डायाफ्राम जो है वो समतल हो जाती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, इसीलिए वक्ष गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है जिससे फेफड़ों के अंदर वायु चली जाती है। सांस छोड़ते समय जो है डायाफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु का दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर इससे पहले आपने ईएमसी की वर्कशीट 6 कंप्लीट नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।